जरा सोचिए, आप एक मेहनती कानून के छात्र हैं। आपने दिन रात मेहनत करी है, अपनी 5 सालों की या 3 साल की पूरी लॉ की डिग्री में बढ़िया तैयारी की है, उसके बाद भी आपने प्रिपरेशन की है और एक सपना देख रहे हैं कि आपको जज बनना है। आप नेत्रहीन हैं, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास है, ज्ञान है, काबिलियत है। और अब जब परीक्षा का समय आता है तो सिस्टम आपको कहता है, माफ करिए, आप आवेदन तक नहीं कर सकते। ना तो आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोटे के अंदर आते हैं और ना ही आप सामान्य श्रेणी में जज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये विश्वास करना मुश्किल नहीं है, लेकिन यही हकीकत थी उत्तराखंड की एक 2018 का सरकारी जो अधिसूचना थी उसके तहत। और जब यह मामला 2025 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सिर्फ एक शब्द कहा इस सरकारी अधिसूचना के लिए, बेतुका। मामला उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का है, जिसमें ऐसी ही एक नेत्रहीन कानून की विद्यार्थी ने अप्लाई करना चाहा, मगर वो अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि जो सरकार ने जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला था उसके हिसाब से वो एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि वो 100% ब्लाइंड थी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखड़ाया। उसी के ऊपर ये सारा आज का सेशन है जिसको हम करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकारी अधिसूचना को रोक दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इसी बेहद महत्वपूर्ण केस की बात करेंगे। केस का नाम है श्रव्या सिंदूरी बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एंड अदर्स, और जो इसका केस नंबर है वो 570/2025 सिविल रिट पिटीशन है। यह मामला सिर्फ एक न्यायिक सेवा परीक्षार्थी का नहीं है, यह है समानता के अधिकार का, शिक्षा के अधिकार का, रोजगार के अधिकार का और उसके साथ साथ गरिमा के अधिकार का। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि केस की पृष्ठभूमि क्या है, 2018 की अधिसूचना के अंदर ऐसा क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तर्क रखे गए, और कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं और क्या आदेश पारित किया है, और इस निर्णय से भारत में दिव्यांग अधिकार कैसे मजबूत हुए और क्यों ये हर लॉ स्टूडेंट और न्यायिक सेवा परीक्षार्थी के लिए जानना बेहद जरूरी है। यकीन मानिए, आप इस केस को समझ लेंगे जब, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये शब्द कि बेतुका सरकारी अधिसूचना। चलिए सबसे पहले हम केस की पृष्ठभूमि की बात करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। शुरुआत करते हैं केस के बैकग्राउंड से। जो याचिका करता है श्रव्या सिंदूरी, वो 100% दृष्टिबाधित कैंडिडेट है। वो विधि की छात्र हैं, विधि लॉ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा सिविल जज परीक्षा जूनियर डिवीजन के लिए आवेदन करना चाहा, लेकिन 16 मई 2025 का जो विज्ञापन था सिविल जज के लिए, कनिष्ठ सिविल जज के लिए, और 29/9/2018 की सरकारी अधिसूचना ने उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जो 2018 वाली अधिसूचना थी और साथ में उत्तराखंड न्यायिक सेवा का जो एडवर्टाइजमेंट था, उन दोनों से मिलकर क्या सामने आ रहा था कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित पीडब्ल्यूडी कोटे में पात्र नहीं है। उसी के साथ साथ लोकोमोटिव दिव्यांग जो हैं वो भी बाहर हैं। और सबसे बड़ा झटका ये था कि अगर आप दिव्यांग कोटे में नहीं आते हैं तो आप सामान्य कोटे से भी आवेदन नहीं कर सकते। यानी ऐसे दिव्यांग लोग जैसे श्रव्या सिंदूरी, वो पूरी तरह से आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। लेकिन यहां सबसे बड़ी कानूनी समस्या यह थी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये कहता है, क्या कहता है, वो
उसकी धारा 34 ये कहती है कि सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण आपको ऐसे दिव्यांगजनों को देना होगा जो बेंचमार्क कोटे के अंदर आते हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए होगा। और इसमें से 1% आरक्षण विशेष रूप से दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए होगा। लेकिन उत्तराखंड की अधिसूचना ने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन वाला जो कोटा है उसमें सिर्फ 4 श्रेणियां रखी, और वो 4 श्रेणियां थी, पहला कोई ऐसा हो जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो, या दूसरा एसिड अटैक पीड़ित हो, या तीसरा बौनेपन से ग्रसित हो, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हो। नेत्रहीन और लोकोमोटिव दिव्यांग को बिना वजह बाहर कर दिया गया। इसलिए श्रव्या सिंदूरी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और इस भेदभाव को चुनौती दी। अब इसमें बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या दोनों पक्षों की तरफ से तर्क रखे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं याचिकाकर्ताओं के तर्क। याचिकाकर्ता के तर्क ये थे कि पहला जो ये अधिसूचना है वो असंवैधानिक है, और उसके साथ साथ जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसकी धारा 34 का भी उल्लंघन करती है, और उसी के साथ साथ यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के भी खिलाफ है। और वो केस का नाम है रे रिक्रूटमेंट ऑफ विजुअली इंपेयर्ड इन जुडिशियल साइंसेज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा के पात्र रहेंगे। और जहां तक और एक बात और है कि जो ये तर्क था याचिकाकर्ताओं का कि जो दिव्यांगजन बेंचमार्क कोटे के अंदर आते हैं, बेंचमार्क लेवल के अंदर आते हैं, और जो जनरल कैटेगरी है वो दोनों से बाहर कर देना, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लाइंड कैंडिडेट है उनको पूरी न्यायपालिका तंत्र से बाहर करना है, जो कि भेदभावपूर्ण और अनुचित है। यहां तक कि स्क्राइब और अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा जो उचित सुविधा यानी कि रीजनल अकोमोडेशन के अधिकार के तहत आता है। इस पर प्रतिवादी उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड हाईकोर्ट के तर्क क्या थे। पहला कि 2018 की अधिसूचना राज्य की नीति के अनुसार थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि न्यायिक पदों के लिए सिर्फ कुछ दिव्यांगताओं को ही पात्र बनाया गया है। तीसरा, उन्होंने डोमिसाइल का मुद्दा उठाया, कहा कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उम्मीदवारों को सिर्फ उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। श्रव्या सिंदूरी ने एक ये भी मुद्दा उठाया था कि जो दिव्यांगजन होंगे, कैंडिडेट अभ्यर्थी होंगे, वो किसी भी राज्य के हों, उनके ऊपर डोमिसाइल की कैंडिडेचर वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जवाब प्रतिवादी की तरफ से ये आया कि भाई उत्तराखंड के होंगे तभी आपको मूल निवासी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अंततः राज्य और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन होना चाहिए और नेत्रहीन उम्मीदवार वास्तव में पात्र है। जब इस केस की सुनवाई चल रही थी, जब तर्क दिए जा रहे थे, तो जो सरकारी तंत्र की तरफ से जो वकील आए थे, अधिवक्ता आए हुए थे, उन्होंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ जी, नोटिफिकेशन में गलती हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहले के निर्णय हैं, जो मैंने आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जिसमें प्रतिवादी था और उसमें भी ब्लाइंड कैंडिडेट ने केस फाइल किया था, उस फैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू करी थी कि हाँ भाई, न्यायिक पालिका के जो भी एग्जाम होंगे या ऐसे जो होंगे उसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ये बात प्रतिवादी ने इस केस में ऑन रिकॉर्ड मानी है। इसी दौरान जस्टिस पारदीवाला ने एक तीखा सवाल किया, किससे? प्रतिवादी पक्ष से। तो अगर वह पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पात्र नहीं है, कि अगर कोई दिव्यांगजन ना तो वो दिव्यांगजन कोटे के अंदर आ रहा है, तो वह जनरल कैटेगरी में भी आवेदन नहीं कर सकती, कि मतलब वो सामान्य श्रेणी में भी आवेदन नहीं कर सकती। यह वाक्य में बेतुका है, ऐसा जेबी पारदीवाला ने कहा। यही इस केस का निर्णायक मोड़ था। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की और अंतरिम आदेश की। अभी इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पूरा फैसला नहीं सुनाया है, सिर्फ एक इंटरिम आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया है। जो एग्जाम 31 अगस्त 2025 को होना था वो उसी तारीख को होगा। हालांकि इस जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2018 का है, इस पर रोक लगा दी गई है और एक फैसला दिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं या जो एप्लीकेंट है जिन्होंने ये याचिका दायर की, उनके पक्ष में एक
आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की कि पहला, अधिसूचना का बेतुकापन। इसके बारे में क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन और सामान्य श्रेणी दोनों से बाहर करना दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को पूरी तरह अव्यवहारिक है और अनुचित है। दूसरा, जो कोर्ट ने 2018 की जो सरकारी अधिसूचना थी उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। तीसरा, परीक्षा के लिए क्या निर्देश दिए हैं कि सभी ऐसे उम्मीदवारों को 31 अगस्त 2025 की न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जनरल या फिर एससी या फिर एसटी ओबीसी श्रेणी से बैठने की अनुमति दी जाती है। चौथा, उनकी सुविधाओं के बारे में भी बात किया। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पहला, उम्मीदवारों को स्क्राइब दिया जाएगा। दूसरा, प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और यह भी बात बोली, संवैधानिक आदेशों के रेफरेंस में कोर्ट ने याद दिलाया कि अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड जी जो व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन व गरिमा का अधिकार देता है, इन उम्मीदवारों की रक्षा करते हैं। और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर आरक्षित रखा है जो प्रोबेबली 2 सितंबर 2025 को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय बाद में आएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आगे से इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। जस्टिस पारदीवाला के शब्द इतिहास में दर्ज हो गए हैं। वी विल स्ट्राइक इट डाउन हियर एंड नाउ। हम इसे अभी और यहीं रद्द कर देंगे, ऐसा जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बोला। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की कि क्या प्रभाव होंगे इस केस के। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके सकारात्मक पक्षों की बात करें तो यह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साबित किया है कि समानता और गरिमा की सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। दूसरा, भारत में समावेशी न्यायपालिका की राह खोल दी है और जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसको मजबूत किया है और अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अनुरूप निर्णय दिया है और मनमाने भेदभाव को रोका। और जो अभी भी चुनौतियां कुछ हैं उनको भी समझने की जरूरत है। वो चुनौतियां क्या हैं कि जमीनी स्तर पर क्या क्रियान्वयन होता है उसको देखना जरूरी होगा। क्या वास्तव में स्क्राइब और अतिरिक्त समय ठीक से उपलब्ध होगा इन अभ्यर्थियों को? और डोमिसाइल का मुद्दा अभी भी लंबित है। देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या आता है, उसमें पता चलेगा। और समाज और संस्थानों में छिपा पूर्वाग्रह बायस अब भी एक बाधा बना हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं में नेत्रहीन और लोकोमोटिव दिव्यांग उम्मीदवारों को भी निश्चित कोटा मिलना चाहिए या राज्य को अपने अपने नियम अलग से बनाने चाहिए? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इस बहस में आपकी आवाज बहुत जरूरी है। अब इस केस के प्रभाव की बात करें तो इस केस के दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। कैसे प्रभाव होंगे? पहला, न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांग और उम्मीदवारों को अब निष्पक्ष अवसर मिलेगा। दूसरा, दिव्यांग अधिकार न्यायशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसकी धारा 34 की व्याख्या और मजबूत हुई है यहाँ पर। और राज्य की नीतियों के लिए अगर देखा जाए तो अन्य राज्य भी अपनी अधिसूचनाओं की समीक्षा करने पर मजबूर होंगे। संविधान के लिए बात करें तो यह फिर साबित करता है कि अनुच्छेद 14 समानता किसी भी तकनीकी नियमों की आड़ में उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह केस हमें याद दिलाता है न्याय केवल निर्णयों के बारे में नहीं है बल्कि समावेश और निष्पक्षता के बारे में भी है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश से, क्या हमें निष्कर्ष निकला है कि यही कि जो श्रव्या सिंदूरी का जो मामला है उसने एक बार फिर दिखाया कि भारत की न्यायपालिका वंचित और उपेक्षित वर्गों की ढाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अधिसूचना पर रोक लगाई है बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के आशा, गरिमा और समानता को बहाल किया है। यह केस आने वाले वर्षों में दिव्यांग अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों में के परीक्षाओं में नए मानक भी तय करेगा। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ऐसे दिव्यांग अधिकारों से जुड़े केसों को यूपीएससी और जुडिशरी एग्जाम के सिलेबस में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए?
अपना जवाब हाँ या ना में बताइएगा। अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है न्यायिक सेवा परीक्षा का, वो 31 अगस्त 2025 को ही हो रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित हो रहा है। और अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, ये पूर्णतः हिंदी का चैनल है। अगर इस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।